हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की यूनिट 5। बाकी यूनिट्स यूनिट 1, 2, 3 और 4 आपको चैनल पे मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और भी अदर सब्जेक्ट्स की डीएलएड की वीडियोस बनी हुई है, वो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उस पर सारी जो भी अपडेट आती है, जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। और साथ ही में जो भी प्रीवियस ईयर्स है अभी तक के, वो भी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में जो भी नोट्स होते हैं वो सब भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। और मैथ्स के समरी नोट्स के लिए आप बहुत मैसेज करे थे, वो सभी के सभी 1 to 5 यूनिट के समरी नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। वहाँ से जाके आप रीड करके पढ़ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस यूनिट को। यूनिट नंबर 5 जो है हमारी लर्नर्स इवैल्यूएशन पे रिलेटेड है। तो इसमें हम इवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, असेसमेंट पढ़ेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड और टीम असाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीसीई के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। साथ में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम नॉलेज को टेस्ट करते इवैल्यूएट करेंगे वो पढ़ेंगे, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट पढ़ेंगे, और साथ में सेल्फ करेक्शन और ग्रुप करेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन का मीनिंग जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। और जब भी हम ग्लोबल लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं तो उस लैंग्वेज को सीखना और उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जो भी हमने सीखा है हम उसको चेक कर सकें कि हमें वो सब कुछ समझ आया या नहीं आया। असेसमेंट भी यही होता है, असेसमेंट इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है। इवैल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें आपका क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव फीडबैक आपको मिलता है कि जो भी आपने सीखा है। ठीक है, अगर हम बात करें लैंग्वेज करिकुलम की तो मेन क्या उसका फोकस क्या होता है कि हम प्रोफिशिएंसी अटेन करें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आ गई है, वो कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन। डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक का हम यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें किसी सब्जेक्ट में जो है प्रोफिशिएंसी आई है या नहीं आई है। अगर हम बात करें टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इंग्लिश की एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो हम सबसे पहले 2 स्किल्स की बात करते हैं, 2 टेस्ट की बात करते हैं। वो 2 टेस्ट होते हैं आपके, एक तो पहला आ जाता है टेस्टिंग स्किल्स को टेस्ट करना, दूसरा आ जाता है टेस्टिंग नॉलेज को टेस्ट करना। यहाँ पे लिख लो आप, टेस्टिंग स्किल्स और टेस्टिंग नॉलेज, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ये दोनों चीज़ों को चेक कर लेते हैं। देखो, नॉलेज में हम बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू या फिर हमारे प्रोफिशिएंसी टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू आपको पढ़ सकते हैं या नॉलेज जान सकते हैं। और स्किल्स को अगर हमें टेस्ट करना है तो हमारी जो 4 स्किल होती है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसको चेक कर सकते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि हम जो है हमारी लैंग्वेज पे कितनी कमांड है। तो दोनों स्किल्स पे हमें फोकस करना होता है। अगर हम बात करें तो टेस्टिंग जो है एक इंटीग्रल पार्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक टीचिंग प्रोसेस में एक इंटीग्रल पार्ट का काम परफॉर्म करती है, क्योंकि देखो इसके थ्रू जो है हम चीज़ों को जान पाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि कितने लेवल पे हम अभी पहुँचे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे 4 वेज की बात करते हैं गुड लैंग्वेज टीचिंग की, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है या गुड लैंग्वेज टीचिंग कैसे हो सकती है। नंबर 1 इज वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे अपने आप को एक्सप्लोर करने की, वो एक गुड लैंग्वेज टीचिंग होगी जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। नंबर 2 इज़ हमारा जो है अटेंशन वहाँ पे पहुँचे, मीन्स गुड टीचिंग लर्निंग क्रिएट्स अटेंशन, लिंग्विस्टिक अटेंशन को क्रिएट करती है। नंबर 3 इज़ इसमें जो है हमें कॉन्टिन्यूस फीडबैक भी मिलता रहे। नंबर 4 इज़ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता रहे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ों से जो है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और इवैल्यूएशन इसका बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कुछ फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं असेसमेंट को, इंग्लिश लैंग्वेज की असेसमेंट को। नंबर 1 इज डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अगर अलग अलग पर्सन अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई डिफरेंट स्टेट से हो सकता है, तो उनकी जो बोली होती है उसमें टोन में कुछ डिफरेंस होता है, तो लैंग्वेज को सीखने में उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड की वजह से भी इस पर इफेक्ट पड़ता है, फैक्टर है ये एक। नेक्स्ट,
अब प्रोफिशिएंसी के अलग अलग लेवल होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे लेवल की है या सारी चीज़ें एक जैसी लेवल की है, तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। नंबर 3 जो है नेटिव लैंग्वेज में भी हमारे डिफरेंट लेवल होते हैं, तो डिफरेंट लेवल्स इन नेटिव लैंग्वेज। और साथ में जो है हम किस तरह से चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, कौन कब कहाँ कैसे एक्वायर कर रहा है, वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। और जब हम फॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसकी भी अलग अलग डिग्रीज होती है, अलग अलग वेरी करती है चीज़ें, उसके बेस पे भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है इन्फ्लुएंस होती है। देन अगर हम बात करें कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, और ये सब भी हमारे लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें आगे तो हम एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज जो हमें प्रेजेंट होते हैं हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव एज वेल एज लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज। सबसे पहले तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को डेवलप करने में। तो नॉलेज को डेवलप करने के लिए या फिर नॉलेज एक स्किल से ज़्यादा अगर हमारे पास है तो वो कैसे हमें हेल्प करेगी। देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में अगर हम एक लैंग्वेज जानते हैं तो हम दूसरी लैंग्वेज को भी अगर हम जानते हैं तो हमें वो बेनिफिशियल होगी। सबसे पहला कैसी बेनिफिशियल होगी, हमारी हायर लेवल स्किल्स हो जाएगी, हम अदर लैंग्वेज को ईजिली लर्न कर पाएंगे, साथ में न्यू कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, साथ में हम अदर बच्चों के प्रति जो है सेंसिटिव बनेंगे कि उन्हें भी ये चीज़ें आती है और हम भी एक एनवायरनमेंट को, फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाएंगे, और साथ में हमारी एबिलिटीज़ डेवलप हो जाएगी। तो अगर हम एक अदर देन वन लैंग्वेज सीखेंगे तो इससे हमारी क्वालिटीज़ भी डेवलप होगी, हमारी एबिलिटीज़ भी डेवलप होगी और कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप होगी। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो इंग्लिश जो है फ्लैक्सिबल रोल उसको प्ले करना होता है। फ्लैक्सिबल रोल कैसे होगा कि जो भी चेंजेस आते हैं हम उसको अडेप्ट कर पाएँ, और उसको ईजिली इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन में उस लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। इससे वो हमारी लैंग्वेज में आएगी और हम जो है उससे यूज टू हो जाएंगे और वो हमारे जो भी एनवायरनमेंट है उसमें डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एज अ लैंग्वेज क्या उसका रोल होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है 6 to 8 क्लासेस के लिए, हम अभी प्राइमरी से अपर प्राइमरी पे बात कर रहे हैं, तो 6 to 8 के लिए क्या यूज़ होता है, ये इंडिविजुअल को क्या करती है, इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। नंबर 2 वोकैबुलरी इससे एनहांस होती है। नंबर 3 इससे जो है हम उसे लैंग्वेज में अच्छे से लैंग्वेज हम प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं। नंबर 4 हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रॉपर वोकैब को ईजीली उससे रिलेट कर पाते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और भी इंग्लिश के हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इंट्रैक्शन बढ़ता है, सोशल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल, मोटर, मेंटल सारी डेवलपमेंट इसके थ्रू होती है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस आता है, ये सारी चीज़ें हैं थ्रू हमारे इंग्लिश हमारे अंदर डेवलप होती चली जाती हैं। अगर हम बात करें यूजिंग ICT इन असेसमेंट, अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम असेसमेंट में यूज़ करते हैं तो हमारा असेसमेंट ईजी हो जाता है। असेसमेंट मतलब कि नॉलेज अबाउट द कंटेंट विच वी हैव लर्न, जो हमने लर्न किया उसके बारे में नॉलेज लेना कि किस लेवल तक हम लर्न कर पाए हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कोई चीज़ कैसे ऑपरेट होती है उसको जानने के लिए हम असेसमेंट का यूज़ करते हैं, और ICT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें कुछ टेक्निकल स्किल्स की, तो 3 टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात किया हुआ है। कंपोजिंग, जिसमें हम चेकलिस्ट के बेसिस पे बनाते हैं। नंबर 2 रिस्पॉन्डिंग, उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिसर्च करना या इलेबोरेट करना, एक्सप्लोर करना, ये 3 चीज़ों पे हम जो है काम करते हैं। हमारी 3 बेसिक टेक्निकल स्किल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ लिटरेरी स्किल्स भी होती है, जैसे कि रिस्पॉन्डिंग, किसी चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अंडरस्टैंड करने के बाद। और कंपोजिंग, जैसे हम कंपोज नहीं करते, हम ये सॉन्ग किसने कंपोज किया, लिखा किसने, बनाया किसने, कंपोज किया, तो ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें हमारी लिटरेरी में आती हैं, कंपोजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अगर हम बात करें मेन प्रिंसिपल एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो होती है उसमें हम मेन फोकस किस चीज़ पे रहता है, सबसे पहला तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट जो है लर्नर जो है ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, और साथ में बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे। टीचर सेंटर्ड में यही चीज़ें अलग होती है। टीचर सेंटर में टीचर्स मेन फोकस होती है, टीचर सारी चीज़ को डिलीवर करती है, बट चाइल्ड सेंटर में सारी चीज़ें चाइल्ड करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट चाइल्ड करता है, हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट चॉइस होती है, और साथ में स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो इसमें एक आ जाएगा क्वेश्चन कि स्टूडेंट सेंटर और टीचर सेंटर में क्या डिफरेंस है, या स्टूडेंट सेंटर कैसे वर्क करता है और टीचर सेंटर सब असेसमेंट वगैरह कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक CCE,
CCE हमारे आर्ट वर्क एजुकेशन में भी पूछा जाता है। तो CCE होता क्या है? सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म 1 मार्क्स में आ सकती है, वैसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा बट स्टिल आप लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि CCE जो है इस तरह का एक पैटर्न है जो कि हमारी ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो CCE सीधा ही फोकस करता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, 360 डिग्री डेवलपमेंट में, ठीक है। CCE मीन्स नो एग्जामिनेशन या टेस्ट एंड स्टूडेंट नीड टू बी टेस्टेड फॉर बीइंग प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए उन्हें टेस्ट किया जाएगा, बट कोई एग्जाम, कोई भी जो ये टेस्ट होते हैं ये नहीं होंगे। बच्चों की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज, ठीक है। CCE जो है प्राइमरी एज वेल एज अपर प्राइमरी लेवल पे इंट्रोड्यूस किया था ताकि बच्चों की इम्प्रूवमेंट हो सके, उनका अच्छा प्रॉपर तरीके से असेसमेंट हो सके, और बच्चों जब इम्प्रूवमेंट होगी तभी तो हमारा आगे बढ़ेगा सारी चीज़ें, तो इसीलिए CCE को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम बात करें कि CCE एक्चुअली में किस चीज़ों पे वर्क करती है, तो बेसिकली ये प्रेशर को रिड्यूस करने पे वर्क करती है, फोकस करती है, साथ में टेस्ट वगैरह को कम करवाती है, साथ में काफ़ी सारी बच्चों को ग्रेड सिस्टम पे फोकस करवाती है। ग्रेड सिस्टम से क्या होता है कि एक बच्चा अगर 90% ला रहा है, एक 92 ला रहा है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस ना आ जाए, या 50-70 के बीच में, तो एक ग्रेड की रेंज बना दी जाती है, उसमें मार्क्स दिए जाते हैं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बच्चों के अंदर हो जाता है कि भाई ये मेरे से ज़्यादा अच्छा है, ये मैं बहुत लो हूँ, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए ग्रेड सिस्टम इसमें रखा जाता है। और अदर फील्ड में भी CCE बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CCE सिर्फ अकेडमिक पे फोकस ना करके जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, नॉन एकेडमिक चीज़ें हैं, उन पे भी फोकस करता है और सबको जो है वो मेजर करता है, और मेजर करके जो है हमारी इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूस वे में चलता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही होता है हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को लेके आना, कॉन्टिन्यूस में लगातार चलना, और इवैल्यूएशन मतलब उस चीज़ों को कॉन्टिन्यूस वे में चेक करते रहना, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट होते थे, जिसको जो है कुछ कुछ परसेंटेज वेटेज दी जाती थी, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को आगे प्रमोट किया जाता था, ठीक है। अच्छा इफेक्ट था, टीचर का बर्डन जो है थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि टीचर्स को फ्रीक्वेंट वे में बच्चों को ऑब्जर्व करना है, सारी चीज़ें पेरेंट्स और टीचर्स पे आ जाती थी। बट स्टिल एक अच्छी वे है, एक अच्छी अप्रोच है, इससे जो है काफ़ी बेनिफिट मिलता था, बच्चे ईजिली लर्न कर पाते थे चीज़ों को, जो है उनमें कोई फियर नहीं होता था एग्जाम का, तो वो फ्रीली चीज़ों को लर्न कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा CCE की कुछ गाइडलाइंस और पैटर्न था। इसमें देखो CCE की कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हो। Continuous and comprehensive evaluation refers to a system of school-based assessment that covers all aspects of students development. Student development के सारे एस्पेक्ट को ये कवर करता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो CCE हमें स्ट्रेस रिड्यूस में कैसे हेल्प करता है, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होता है। देखो, एक तो ये टाइम इंटरवल पे होता ही रहता है, तो बच्चा जो है प्रिपेयर रखता है अपने आप को, एकदम से उस पर बहुत सारा बर्डन नहीं आता, रेगुलर बेसिस पे ये होता है, ठीक है ना। इसमें बच्चों को रेमेडियल टीचिंग भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि मार्क्स मिल गया और बच्चों को फेल कर दिया ऐसे कुछ, तो उसको रेमेडियल टीचिंग मिलती है, जिससे वो चीज़ों को तुरंत ही लर्न कर लेता है और तुरंत ही ठीक कर लेता है और आगे चलता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाता है बच्चा, सीधे सीधा अच्छी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, और लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो वो उसको एनकरेजमेंट मिलती है लर्निंग के लिए, और वो उसको एनकरेजमेंट मिलती है, बच्चे की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है वो डेवलप हो जाती है। तो काफ़ी सारी बेनिफिट जो है CCE के होते हैं, और इससे बच्चे का स्ट्रेस रिड्यूस होता चला जाता है, क्योंकि उसके पास प्रेशर नहीं होता कि मेरा एग्जाम है 1 महीने बाद और इतना सब पढ़ना है, उसको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, ठीक है। अब टीचर्स को अपने माइंड में क्या चीज़ें रखनी चाहिए वाइल दे आर डूइंग, दे आर इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले तो वैरायटी ऑफ टूल्स का उन्हें यूज़ करना चाहिए, जिससे जो है टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनेगी। साथ में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग यूज़ करनी चाहिए। साथ में असेसमेंट क्राइटेरिया को पहले से ही शेयर कर देना चाहिए बच्चों के साथ में, और साथ में पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट भी अलाउड करना चाहिए, और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो इम्प्रूव कर सके। मे बी किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, वो मे बी क्लासरूम अपॉर्चुनिटीज़, बाहर इलेबोरेट की, अगर टीचर जो है कोई टॉपिक दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो हर बच्चे को इन्वॉल्व करे, एक्टिविटी करवा सकती है, रोल प्लेज वगैरह करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का एंथुजियाज्म बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है CCE से बारे में हमें पता है, अब RTE आ जाता है इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा RTE से रिलेटेड ये लोग बात कर लेते हैं।
आरटी 2009 के बारे में अगर बात करें, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फुल फॉर्म आ सकती है आरटी की, और 90% आप ये लिख सकते हो राइट टू एजुकेशन, बट वो कट जाएगा। तो ऑप्शन में होगा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो आपने पूरा लिखना है राइट ऑफ चिल्ड्रन, फिर लिखना है, ठीक है। ये सीसी जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी आरटी के अंदर, आरटी के अंदर ही बात की गई थी सीसीई को लागू करना, और ये मैंडेटरी है हर स्कूल के लिए, ताकि जो है इसमें सीसी का जो है ना रोल है, एक सेंट्रल रोल टीचर का ही हो जाता है। टीचर को ही हर चीज़ को मैनेज करना होता है, जिससे बच्चा जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइम फोकस किस पे होता है सीसीई का, तो पहले बात करें तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, एग्जाम्पल्स पे फोकस करता है। नेक्स्ट जो है टीचर्स और एजुकेटर्स को सजेस्ट करता है कि किस तरह से हम चीज़ों में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और सीसी को इम्प्लीमेंट करने पे ज़्यादातर फोकस रहता है कि ताकि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्री लेवल पे भी हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का, और नॉर्मल लेवल पे भी, मतलब एलिमेंट्री लेवल मतलब छोटे बड़े सारे लेवल्स पे हम बच्चों को असेस करते हैं। तो असेसमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अच्छा कुछ ये पॉइंट है कि सीसीई में सी का मतलब क्या है। सीसी देखो भाई ध्यान से रखना, अगर सीसी की बात करें तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टर्म जो थी ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं, फिर भी लिख लो। कॉन्टिन्यूस मतलब रेगुलर इंटरवल पे होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हो जाएगा आपका ये अकेडमिक मतलब स्कॉलर और नॉन स्कॉलर, मतलब अकेडमिक और नॉन अकेडमिक, मतलब आपका जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर होती है वो सारी चीज़ों को ये चेक करता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। देन हमारा आ जाता है कुछ कॉमनली हम जो है सीसी को ध्यान से रखना पड़ता है हमें, मतलब सीसी को हमें ढंग से फॉलो करना होता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, या क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, हाउ डज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हेल्प क्लासरूम टीचर्स, कैसे क्लासरूम टीचर्स को हेल्प करता है। तो सबसे पहला लर्निंग डिफिकल्टीज को जानने में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को हो रही है वो जानने में टीचर को हेल्प करता है। दूसरा जो है बच्चों की इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। तीसरा जो रेमेडियल मेजर्स बच्चों को प्रोवाइड करने हैं वो टीचर जान पाता है इजीली थ्रू द सीसीई। और जो है इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस प्रोसीजर को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, टीचर्स वगैरह सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं। और ये जो है जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है उसको ऑल्टर करने में या चेंज करने में या इंप्रूव करने में भी सीसीई टीचर्स को हेल्प करता है। और साथ में वेरियस मीडिया को, वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करने में भी कौन सी सेलेक्ट करे वो भी हमें जो है सीसीई हेल्प करता है टीचर्स को, ताकि जो है ओवरऑल एम हर चीज़ का हो ही क्या रहा है कि हम जो है बच्चों की डेवलपमेंट करें, इंप्रूवमेंट करें और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाए, बच्चा एक्टिव लर्नर बने, ठीक है। अगर हम बात करें सीसीई का यूज़ लैंग्वेज लर्निंग में, तो पहला लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करता है। दूसरा बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है उससे डील करने में हेल्प करता है। बच्चा जो है लर्न कर पाता है एक लैंग्वेज से ज़्यादा एट अ टाइम, ठीक है, थ्रू द सीसीई। उसके बाद बच्चे को अगर रेमेडियल टीचिंग मिलती रहती है तो बच्चा अपने आप को इम्प्रूव करता चला जाता है, तो जो है उसको इम्प्रूव करने का या एक्सप्लोर करने की जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। साथ में वो अपने स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज कर पाता है, चीज़ों को एंजॉय करके समझता है, अंडरस्टैंड करता है, डिक्शनरी को यूज़ करना सीख जाता है, अपनी लर्निंग को जो है क्रिएट करना सीख जाता है, कंस्ट्रक्ट करना सीख जाता है, सेंट्रल आइडिया को समझना शुरू कर देता है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। साथ में जो है वो मैसेज को लिख पाता है, समझ पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो लैंग्वेज में सीसी का यूज़ इसीलिए होता है ताकि बच्चा इंप्रूव कर पाए और ये सारी चीज़ें बच्चे की डेवलप हो जाए, ठीक है। अब डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, आप क्लास में कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे। और अब आते हैं मेन, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। देखो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब होता है, फीडबैक तो हम हर फील्ड में देते हैं। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आप मुझे फीडबैक देंगे कि आपको ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि बच्चे को इस तरह से फीडबैक दे कि बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करके अपनी रेमेडी कर पाए, तो रेमेडियल मेजर्स बच्चा ले पाए। बच्चे को रेमेडी मेजर्स भी प्रोवाइड करना ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में आता है। ऐसा फीडबैक नहीं, फीडबैक का मतलब तो होता है बेसिकली हमने फीडबैक दे दिया, अच्छा है, सही है, बता दिया, वो
कर लेगा, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में टीचर जो है बच्चे की वो जो गलतियां हैं जिसमें भी फीडबैक की ज़रूरत थी उसको इम्प्रूव करती है, उसको ठीक करवाती है, रेमेडियल टीचिंग देती है, उसको करेक्टनेस करके देती है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब चीज़ों को करेक्ट करना। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में ऑनेस्ट एंड जेन्युइन फीडबैक देना जिससे बच्चा इंप्रूव कर पाए, ठीक है। इसमें हम जो है चीज़ों एरर्स को पहले जो भी एरर्स आए हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जो है हाइपोथेसिस करके चेक करते हैं, फिर रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करके साथ में उसको करेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें कि बच्चों को अगर हम होनेस्ट और मीनिंगफुल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे को कैसे हेल्प होगी, तो सबसे पहला बच्चा जो है मोटिवेट होगा, दूसरा अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा, तीसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, अपनी डेवलपमेंट को फोस्टर कर लेगा, साथ में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी, उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे फीडबैक के थ्रू हो सकती है। अपने जो उसकी मिस्टेक होती है वो भी कम होती चली जाएगी, एरर्स कम होते चले जाएंगे। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि गुड और बैड फीडबैक में क्या अंतर होता है, तो मतलब डिफरेंस होता है, तो गुड फीडबैक जिसमें हम सारी चीज़ें बच्चों, गुड फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी बोलनी है। गुड फीडबैक का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जेन्युइनली हमें बच्चे को बतानी है, जो भी उसकी गलती है या उसको करेक्ट कर रहे हैं। और बैड फीडबैक में क्या हो जाएगा कि हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं ऐसे कुछ भी बता दे रहे हैं, रिलेटेड टू रेलिवेंट तो है ही नहीं वो। तो इसीलिए इन दोनों में से गुड फीडबैक मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत अच्छा होता है, इससे बच्चों को इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलती है। बेसिकली डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है। अगर हम बात करें कि टीचिंग लर्निंग में बच्चा जब अपनी लर्निंग को डेवलप करता है तो उसका रोल क्या होता है, वो रोल कैसे प्ले करता है। सबसे पहला तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बच्चा। अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो अपनी लर्निंग को कंट्रोल करे, अपनी लर्निंग को खुद से क्रिएट करे, हर चीज़ों के बारे में अवेयर रहे, साथ में जो है वो इंफॉर्मेटिव चीज़ों को अपने पास रखे, हर चीज़ों को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अपने पास कलेक्ट करके रखे, अपने आइडियाज़ को टेस्ट करे, अपनी न्यू नॉलेज को टेस्ट करे और उसे पता हो कि जो भी वो लर्न कर रहा है इज़ इट करेक्ट, इज़ इट नॉट, अपने आप को फीडबैक दे, सेल्फ असेसमेंट वो कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जब भी हम किसी भी चीज़ में हम अगर फीडबैक का यूज़ कर रहे हैं या बच्चे का डेवलपमेंट के लिए हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ग्रुप वर्क का। ग्रुप वर्क मतलब टीम में वर्क करना। इससे बच्चे के अंदर सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती है, ऑनेस्टी आती है, कोऑपरेशन बढ़ता है और इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरेक्शन बढ़ने से उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अब इसके लिए जो है हमारे पास एक चीज़ है सेल्फ करेक्शन। बच्चा जब ग्रुप में काम करता है वो तो देखता है कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं उसको ठीक कर लूँ, तो बच्चे के अंदर सेल्फ करेक्शन वाली क्वालिटीज़ भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी और सेल्फ करेक्शन असेसमेंट का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने असेसमेंट के टॉपिक में सबसे ज़्यादा बार सुना है पीयर असेसमेंट। ये क्या होता है? पीयर असेसमेंट का मतलब होता है ग्रुप में ही अपनी ही पार्टनर्स का असेसमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने ग्रुप बनाया और बोला आपस में पढ़ो, आपस में पूछो और उसके बाद आंसर करो, मतलब पूछो नहीं, अपने आप करो सब चीज़ें और बाद में एक दूसरे को आपने असेस करना है कि आपका मार्क्स कितने अच्छे है या क्या है। हम ऐसे क्लासरूम में भी करवा लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को आपस में ही बोलते हैं बेटा आपने इससे सुनना है और बताना है कि इसके कितने मार्क्स आएंगे। तो पीयर असेसमेंट में बच्चा जो है कॉन्फिडेंट फील करता है और जो है जब उसका फ्रेंड ही उसके साथ असेसमेंट कर रहा है तो उससे क्या होगा, वो आपस में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बेस्ट कर सके। अच्छा, इसमें डिसएडवांटेज भी हो सकता है पीयर असेसमेंट में। अगर बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त तो बोलेंगे मेरा भी ऐसे बता दियो, मेरा भी ऐसे बता दियो, तो ये सारी चीजें भी इसमें रह सकती है। बट स्टिल पीयर असेसमेंट एक गुड वे होता है असेसमेंट का। बच्चा आपस में ही असेसमेंट करना सीख जाता है और अपनी नॉलेज को इजीली जो है चेक कर पाता है, ठीक है। पीयर असेसमेंट में हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्वालिटीज़ को अपने पीयर्स के वर्क वगैरह से कंपेयर करके कर लेते हैं। साथ में जो है एक वे होती है, इसमें हम दूसरे को जान पाते हैं, अपने पीयर्स की नॉलेज हमें मिलती रहती है। एक आता है हमारा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ मतलब खुद का असेसमेंट। बच्चा खुद का असेसमेंट जब सीख जाता है तो वो मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर करता हुआ चला जाता है और उसकी इंप्रूवमेंट अपने आप होती चली जाती है। स्टूडेंट्स जो है बेटर बन सकते हैं, बेटर लैंग्वेज लर्नर बन सकते हैं अगर वो डेलिबरेटली खुद की लर्निंग के बाद खुद की सेल्फ असेसमेंट में जुड़ जाते हैं। तो पहले वो लर्न करेंगे, समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करके खुद को असेस करेंगे। इससे बच्चा खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होगा, खुद ही को एंगेज करेगा, खुद ही एक्टिव होगा, तो उसके अंदर जो है इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली एक सक्सेसफुल सेल्फ असेसमेंट का यूज़ कैसे होगा? पहला तो
गोल सेटिंग होगी, बच्चा खुद गोल सेट करेगा, गाइडेड प्रैक्टिस करेगा और फिर आ जाएगा अपने फोकस पे। ठीक है, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसके बाद वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा और अपने आप को करेक्ट करता हुआ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है जिसमें हम अपने सारे वर्क को कलेक्ट करके रखते हैं कि हमने ये अचीवमेंट किया है, हमने ये वर्क भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये सारी चीज़ें की, तो सभी जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो पोर्टफोलियो आर पर्पसफुल, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट टेल द स्टोरी ऑफ स्टूडेंट एफर्ट, प्रोग्रेस, अचीवमेंट इन स्पेसिफिक एरियाज। स्पेसिफिक एरियाज में बच्चे ने क्या अचीव किया है, क्या उसकी डेवलपमेंट रही है, क्या उसने प्रोग्रेस किया है, उसका एक पूरा जो है पोर्टफोलियो होता है, उसमें सारे वर्क बच्चे के लगे होते हैं। उसको देख के हम बच्चे के बारे में बता सकते हैं कि बच्चा एक्चुअली किस फील्ड में अच्छा है, क्या अचीव किया हुआ है, क्या उसमें स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है। ठीक है ना, तो ये सब के लिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम बात करें 2 बेसिक टाइप्स के पोर्टफोलियो होते हैं। नंबर 1 इज एक प्रोसेस पोर्टफोलियो होता है, एक हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है। प्रोसेस पोर्टफोलियो एंड प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये 2 टाइप के हमारे पोर्टफोलियो होते हैं। अगर पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें ये चीज़ें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं प्रोसेस पोर्टफोलियो के बारे में बता देती हूँ। प्रोसेस पोर्टफोलियो सर्व्स द पर्पस ऑफ क्लासरूम लेवल असेसमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। समझ आया, मतलब स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर के पार्ट पर ये हमें एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट की पूरी डिटेल के बारे में, क्लासरूम असेसमेंट के बारे में बताता है। एक होता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पूरा समेटिव होता है, पूरे जो भी सेशन में जो भी बच्चे की अचीवमेंट रही है वो आती है। बेसिकली अगर हम इसको बोले तो ये फॉर्मेटिव टाइप हो जाता है, ये समेटिव टाइप हो जाता है। इसमें बच्चे ने क्लासरूम में, क्लास टेस्ट में, हर चीज़ में कैसे परफॉर्मेंस दी है, और प्रोडक्ट में सारी चीज़ें बच्चे के टेस्ट में या फिर ओवरऑल या किसी एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में किस तरह से उसने अचीव किया है और क्या क्या चीज़ें गेन करी है, वो सब आ जाती है हमारी प्रोडक्ट फोलियो में। ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। देन आती है पोर्टफोलियो की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, हम पहला जो है ये कोलैबोरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, सब चीज़ों को कोलैब करके आपको देता है असेसमेंट की फॉर्म में। रेंज ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस होती है, स्टूडेंट्स की सारी परफॉर्मेंस की एक तरीके से कलेक्शन के रूप में होता है। स्टूडेंट्स पता चलता है कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स क्या नहीं कर सकते, बेसिकली उनकी एबिलिटीज़ का पता चल जाता है। स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को शो करता है, भाई ऐसे ऐसे इसके बाद बच्चे ने ये चीज़ें की है तो उसकी प्रोग्रेस को शो करता है। साथ में इंप्रूवमेंट इससे आती है बच्चे के अंदर, इसको देख के बच्चों को पता चलता है। और साथ में टीचिंग और असेसमेंट में भी ये हेल्पफुल होता है। बच्चा जब सेल्फ लर्निंग करता है तो अपनी पोर्टफोलियो से भी देख सकता है, सेल्फ जब असेसमेंट करता है कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें अचीव किया, आगे ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो एक पोर्टफोलियो से उसको डायरेक्शन भी मिल जाती है कि हाँ भाई ये सारी मेरी एबिलिटीज़ है, मैं ये कर पाता हूँ, और को भी पोर्टफोलियो के थ्रू बच्चे के बारे में पता चल पाता है। और अगर हम इस टॉपिक को अब कंक्लूड करते हैं तो क्या बात करते हैं कि टेस्टिंग और इवेल्युएशन मेजर रोल प्ले करता है लैंग्वेज टीचिंग में और लैंग्वेज की लर्निंग में। हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं नॉलेज के बच्चे की नॉलेज के बारे में, बच्चे की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए और बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स को जानने के लिए कि बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स है। थ्रू टेस्ट, थ्रू इवैल्यूएशन, थ्रू असेसमेंट ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और बच्चे की प्रोग्रेस को जाना जा सकता है। तो ये हो गई हमारी पूरी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट। बाकी यूनिट्स भी हो चुकी है तो चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेंगे, और अगर जो है कंटेंट पसंद आ रहा है, जो भी फीडबैक है वो कमेंट में प्रोवाइड करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।